न्यूरॉन के बाहर और जो अंदर जो है, अंदर का न्यूरॉन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज है। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? बिकॉज ऑर्गेनिक एनाइंस है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। भले पोटेशियम आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ऑर्गेनिक एनाइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और इस वक्त जब ये वोल्टेज मेजर किया गया था तो वो -70 मिली वोल्ट था, और इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद क्या है, आज का जो टॉपिक है, जब भी कोई एक स्टिमुलस मिलता है, न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिलता है, तो कौन कौन सी चेंजेस होती हैं? चेंजेस ये होती हैं कि शुरू में जो फ्यू सोडियम चैनल स्टार्ट ओपन, जैसे स्टिमुलस मिला है, जैसे स्टिमुलस मिला है तो फ्यू सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होना शुरू कर देते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होने का अमल शुरू होता है। ओपन होने का अमल शुरू होता है तो कल हमने पढ़ा था कि अब जो है ये लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव का मतलब क्या होगा? -70 से -60, -55। अगर जो है पोटेंशियल -55 तक पहुंचता है तो आगे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर -55 तक ये वोल्टेज नहीं पहुंचता है तो देन वो हम कहेंगे कि ये सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता है। अगर जिस तरह से लाइक जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस किया है तो और भी सोडियम चैनल जो है ओपन होंगे, और अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा, मोर सोडियम चैनल ओपन होंगे, मोर सोडियम चैनल ओपन होंगे तो अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव का हो जाएगा। इस अमल को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। विकास थोड़ी देर पहले हमने देखा था अंदर जो है नेगेटिव था, अब जो अंदर का एनवायरनमेंट जो है लेस नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हुआ तो इस अमल को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। और वोल्टेज आके कितनी हद तक पहुंचा? वोल्टेज आके पहुंचा +50 तक। जैसे +50 तक वोल्टेज पहुंचेगा तो उधर क्या होगा, फौरन जो है सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। सोडियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्लोज हो जाएंगे, फौरन सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। और पोटेशियम चैनल है ये ओपन हो जाएंगे। ये भी वोल्टेज गेटेड है, ये पोटेशियम चैनल जो है ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल जब ओपन होंगी तो क्या होगा? जैसे ये फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है इसके अंदर आ चुके हैं, अंदर जैसे आपको पता है पहले पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा? अब पोटेशियम चैनल जैसे ओपन हुए, पोटेशियम चैनल ओपन हुए तो पोटेशियम आउटवर्ड मूव होंगे, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर का एनवायरनमेंट होगा, उधर जो पोटेशियम आयंस जाएंगे, पोटेशियम आयंस सब इधर की तरफ आएंगे। तो पीछे एनवायरनमेंट कौन सा होगा? पीछे एनवायरनमेंट इतने पोटेशियम ज्यादा जब बाहर जाएंगे तो ये इन्वायर जितने जैसे बाहर जाते जाएंगे तो एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव होता जाएगा। और इस अमल को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। जहां पे ग्राफ के अंदर रीपोलराइजेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे पोटेशियम चैनल ये जो ओपन हुए और पोटेशियम जो आयंस है वो सब बाहर की तरफ गए, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वापस जो है -70 मिली वोल्ट तक हो गया। इवन -70 वो मिली वोल्ट से भी नीचे आ गया है। क्यों आया है? बिकॉज पोटेशियम चैनल लेट से क्लोज होते हैं, इतने ज्यादा ओपन हुए थे कि लेट से क्लोज हुए तो इस वजह से और भी ज्यादा नेगेटिव -90 मिली वोल्ट तक जाते हैं। जैसे हमने कल या परसों की जो क्लास में पढ़ा था, माइनस का मतलब होता है कि इंटीरियर ऑफ द न्यूरॉन है उतना ही ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जाहिर है जितनी पोटेशियम आयंस जो है न्यूरॉन से बाहर जाते जाएंगे तो पीछे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट इनसाइड द न्यूरॉन जो वो सब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। और उसके बाद देन जो वापस क्या होगा, अगेन जो है वो -70 मिली वोल्ट तक आता है। इसी तरह से अगर -70 मिली वोल्ट तक ये भी पॉइंट है और वो भी, जैसे आरएमपी की भी पॉइंट है -70 मिली वोल्ट की है। अगर इन दोनों के अंदर जो फर्क क्या होता है, जैसे अगर आप स्टूडेंट से थोड़ा सा एक क्वेश्चन हो जाए, इधर भी जैसे -70 मिली वोल्ट है और आरएमपी वाली पॉइंट है उधर भी -70 मिली वोल्ट है, तो दोनों पॉइंट्स में क्या फर्क है? दोनों की जैसे अगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को कंपेयर किया जाए तो क्या फर्क है? अगर जिस तरह से ये भी पॉइंट है, इधर जो आरएमपी में भी -70 मिली वोल्ट है, और रीपोलराइजेशन के बाद जैसे हाइपरपोलराइजेशन और देन रिफ्रैक्टरी पीरियड हुआ है तब भी जैसे -70 मिली वोल्ट तक आया। पर
न्यूरॉन के आइंस के अकॉर्डिंगली कोई डिफरेंस है या नहीं है, या सेम बात है? जो आरएमपी वाली बात है वही सेम बात है। न्यूरॉन के हवाले से आप बात करें। जैसे देखें आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंटीरियर ऑफ द न्यूरॉन क्या है? इंटीरियर ऑफ द न्यूरॉन जो है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस वक्त क्या है, पोटेशियम आयन्स बाहर है और सोडियम आयन्स अंदर है। भले इसका भी वोल्टेज जो है -70 मिली वोल्ट हो, ये भी -70 मिली वोल्ट है, पर दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि इधर जो है न्यूरॉन के अंदर जो पोटेशियम आयन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इधर जो है सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इधर सोडियम आयन्स जो बाहर ज्यादा है, और इधर जो है पोटेशियम आयन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। वापस किस तक आना है? आरएमपी तक आना है। तो ये आरएमपी वाली कंडीशन कौन मेंटेन कराएगा? आरएमपी वाली कंडीशन जो है सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन कराएगा। अब नाउ सोडियम पोटेशियम पंप बिकम्स ऑपरेशनल। अब जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ऑपरेट होगा, तो जब सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होगा, जो अभी हमने पॉइंट पढ़ी है कि जैसे ये न्यूरॉन है, और न्यूरॉन की जैसे इंटीरियर है, तो उसके अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। चार्ज भले इसके अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज एक एनवायरमेंट हुआ है, -70 मिली वोल्ट है, जैसे ये भले -70 मिली वोल्ट है, बाहर किन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है? बाहर जो है पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब एक इरेक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, तो ये आखिर में ये कंडीशन है। अब जो इनिशियल जो आपको पता है कि आरएमपी वाली कंडीशन, आरएमपी वाली कंडीशन में क्या था? आरएमपी वाली कंडीशन में ये था कि पोटेशियम आयंस अंदर न्यूरॉन के अंदर ज्यादा है, और सोडियम आयंस जो है बाहर ज्यादा है। सोडियम आयंस इनकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, जब आरएमपी वाली कंडीशन थी। आरएमपी वाली कंडीशन थी। इसका भी जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे भी जैसे -70 मिली वोल्ट है, और जैसे अगर हमने अज्यूम किया ये भी -70 मिली वोल्ट है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, भले इनके अंदर जो दोनों के अंदर नेगेटिवली चार्ज -70 मिली वोल्ट हो, पर जैसे आखिर में जो स्टेज है रीपोलराइजेशन के बाद ये कंडीशन होती है, रीपोलराइजेशन के बाद ये कंडीशन जैसे आखिर में हुई है। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसे हम आरएमपी कहते हैं, तो आरएमपी के अंदर ये कंडीशन है। अब ये वापस इस रीपोलराइजेशन के बाद आरएमपी में आना है, तो कैसे आ सकता है? उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होगा। सोडियम पोटेशियम पंप, यू नो वेरी वेल कि न्यूरोलेमा के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम पोटेशियम पंप, जैसे ये क्या है कंडीशन है, सोडियम आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर जो सोडियम आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाहर क्या है? बाहर जो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप ये काम करता है, आपने जैसे पहले ही पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम पंप उसका काम ये होता है कि 3 सोडियम आयंस को जो है बाहर भेजता है, और बदले में जो है 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आता है। तो कौन सी कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी? वापस ये वाली कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कि लाइक ये सोडियम पोटेशियम पंप का ही काम है। सोडियम पोटेशियम पंप का काम है। सोडियम पोटेशियम पंप जो एक प्रोटीन होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो एक प्रोटीन होता है, न्यूरोलेमा के अंदर मौजूद होता है। एटीपी ड्राइवन होता है। एटीपी के खर्च से जैसे 3 सोडियम आयंस जो है बाहर जाएंगे, बदले में 2 पोटेशियम आयंस न्यूरोलेमा के अंदर आएंगे, तो ये कंडीशन आरएमपी वाली रिस्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से जो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बाय दिस वे वन एक्शन पोटेंशियल जनरेट। और वही देन एक्शन पोटेंशियल आगे जो है न्यूरॉन की सारी लेंथ में जनरेट होगा, जिसको तो हम कल ही डिस्कस करेंगे। दोबारा से हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने ये पढ़ा है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन कल जो डिस्कस की थी, उस वक्त हमने ये सीखा था कि वोल्ट मीटर पे -70 मिली वोल्ट होता है जब भी एक न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में होता है। उस वक्त न्यूरॉन का जो इंटीरियर होता है उसकी जो है नेगेटिवली चार्ज कंसंट्रेशन आयंस की ज्यादा होती है, हालांकि पोटेशियम आयंस अंदर होते हैं और सोडियम आयंस बाहर ज्यादा होते हैं।
पर चार्ज इनकी नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? बिकॉज ऑर्गेनिक एनाइन से ज्यादा होते हैं। उसके बाद जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो फ्यू सोडियम चैनल स्टार्ट टू ओपन, चंद एक जैसे सोडियम चैनल स्टार्ट हुए ओपन तो ये लेस नेगेटिव होने का अमल शुरू हो जाएगा। अगर उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है तो आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर -55 तक नहीं पहुंचता है तो उसे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो जैसे फ्यू सोडियम चैनल ओपन होते हैं आगे मजीद सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और इसकी पोलरिटी उसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस आता जाएगा। -70, -60, -55, -40, 30, 0, देन प्लस और +50 जैसे पहुंचेगा तो फौरन सोडियम चैनल जो स्टॉप हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सोडियम चैनल जो जैसे पहले अंदर की तरफ आ रहे थे अब सोडियम चैनल वो सारे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो सब क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे तो फौरन पोटेशियम चैनल ओपन होंगे जो पोटेशियम आयंस जो अब आउटवर्ड जाएंगे। जैसे पोटेशियम चैनल आउटवर्ड जाएंगे क्योंकि पोटेशियम भी जो है केटाइन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो पीछे जो इंटीरियर ऑफ द न्यूरॉन इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन वापस तो नेगेटिव हो जाता है। इस अमल को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। कितना नेगेटिव हो जाता है? -70 और -70 से भी लो। क्यों लो होता है -90 तक? वाई? बिकॉज पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो लेट से क्लोज होते हैं, तब तक जो है वो -90 तक चले जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। देन एक रेस्ट का थोड़ा सा जो पीरियड होगा जिसको हम कल पढ़ेंगे तो वापस जो -70 मिली वोल्ट तक आएगा। अब हम इस -70 मिली वोल्ट और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली -70 मिली वोल्ट इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनके आयोनिक कंपोजिशन में फर्क है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी उसका भी -70 मिली वोल्ट था तो उसका इंटीरियर था, उसके अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस वक्त रीपोलराइजेशन के बाद सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है इंटीरियर में ज्यादा, भले -70 मिली वोल्ट हो। तो अब क्या होगा? अब जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेशनल होगा जिसका काम होता है 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजना, बदले में थोड़े पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे। है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज पर अंदर जो है पोटेशियम आयन कम आएंगे तो वापस -70 मिली वोल्ट वाली जो इनिशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली सिचुएशन थी वो रिस्टोर हो जाएगी। तो हम कहेंगे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और इसको जो टाइम लगता है तकरीबन 5 to 10 और मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो मुख्तलिफ है तो ये इसको जो टाइम लगता है ये तकरीबन 5 to 6 ये मिली सेकेंड टाइम लगता है। बुक की जो पॉइंट्स होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जैसे ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसकी भी फिगर डिफरेंट है बट हम अपने एसटीबी बुक को फॉलो करेंगे जिसके अंदर +40 है। पुराने बुक थे उनके अंदर +35 +40 था। इनकी जो ये वैल्यू थी वो -65 है। अब हम जैसे -70 पढ़ेंगे। जो एसटीबी बुक न्यू बुक के अंदर डिफाइंड चीजें हम उन्हीं को देखेंगे। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर जैसे ये जो लाइंस नजर आ रही है इनको आप को रिलेट करेंगे। जैसे अगर डीपोलराइजेशन हो रही है तो आप को रिलेट करें कि मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर क्या हो रहा है। अगर आप जैसे रीपोलराइजेशन जैसे हो रही है आप इसको को रिलेट करेंगे मेम्ब्रेन के साथ। रीपोलराइजेशन लफ्स रीपोलराइजेशन नहीं है पर चेंजेस कौन सी हो रही है, क्यों हो रही है, वो भी आप इसको को रिलेट करेंगे। तो इस तरह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। कल हम इसका जो लाइक रिफ्रैक्टरी पीरियड है हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम 67 पेज होगा या 6 होगा उधर वहां से रीडिंग का थोड़ा सा प्रोसेस है इसको देखते हैं। 69 पेज से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी जो हमने कल पढ़ा था। आज हम जैसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एएमपी को सीखेंगे। सो एक्शन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड व्हेन एनी स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द न्यूरॉन। जब न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो रेस्टिंग कंडीशन के बाद जैसे एक एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हुआ है, ठीक है। जैसे ये साउंड वेव आपके कानों तक आ रही है ये भी एक एक्शन, ये भी एक स्टिमुलस है। किसी ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं ये भी एक तरह से स्टिमुलस है। कोई चीज हम देख रहे हैं तो ये भी एक स्टिमुलस है। या इसी तरह से कोई हम जो चीज टेस्ट करते हैं तो हमारे कीमो रिसेप्टर्स हैं वो भी उस स्टिमुलस इज द चेंज इन एनवायरनमेंट। इस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं और चेंज को ही हम कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं। तो सोडियम चैनल्स ओपन इंस्टेंटली, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो हमने नोट किया
स्टिमुलस मिला तो सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम चैनल ओपन हो गए तो सोडियम कहाँ गए, दे रश इनसाइड द न्यूरोलेमा, ये न्यूरोलेमा के अंदर की तरफ आते हैं, दे रश इनसाइड द न्यूरोलेमा. So sodium ion rushed inside the cell depending upon the intensity of the stimulus. The membrane potential changes from its resting value. Resting value क्या थी? -70. तो उसमें क्या चेंज आई? अब वो लेस नेगेटिव होने का अमल शुरू हो गया. -70 से -60, -55 इस तरह से जो है चेंज आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रही है. तो इसे हम कहेंगे डीपोलराइजेशन देंगे एंड बिकम्स पॉजिटिव ऑन द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन. तो हमने नोट किया कि जैसे सोडियम चैनल ओपन हुए तो इनसाइड जो न्यूरॉन है वो पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव हो गए. दिस एक्शन पोटेंशियल में रीच अप टू द 50 मिली वोल्ट, यानी -70 से +50 तक पहुंचे हैं. तो ये इस अमल को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन. और ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल जो ओपन हुए और सोडियम आयन इनसाइड द न्यूरोलेमा आ गए, तो अंदर का जो एनवायरनमेंट है न्यूरॉन का वो पॉजिटिव हुआ, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे डीपोलराइजेशन. प्रोसेस इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन. देन द गेट्स ऑफ सोडियम चैनल क्लोज. किस पॉइंट पे सोडियम चैनल जो है वो क्लोज होंगे? कौन सी पॉइंट पे क्लोज होंगे? जब +50 जो है मिली वोल्ट वोल्टेज पहुंचेगा तो उस वक्त फौरन ऑटोमेटिकली सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे. जो वोल्टेज गेटेड डेफिनेशन है उसमें भी हमने यही पढ़ा था. जैसे लीकेज चैनल होते हैं, वो लीकेज चैनल हायर लोअर कंसंट्रेशन के तहत मेंटेन होते हैं, पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली ओपन या क्लोज होते हैं. तो आप देखें जब +50 मिली वोल्ट तक वोल्टेज आया तो ऑटोमेटिकली सोडियम चैनल क्लोज हो गए, पोटेशियम चैनल ओपन हो गए. कौन से पोटेशियम चैनल? लीकेज नहीं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो गए. देन द गेट्स ऑफ सोडियम क्लोज्ड एंड पोटेशियम चैनल ओपन विच डिफ्यूज आउट ऑफ द मेम्ब्रेन. अब जो देखें जैसे सोडियम चैनल क्लोज हुए, पोटेशियम चैनल ओपन हुए, तो अब पोटेशियम बाहर जा रहे हैं न्यूरॉन के इनसाइड से निकल के, अब जो है बाहर की एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट उसके अंदर जो पोटेशियम आयंस जा रहे हैं. So as potassium go out, the membrane potential becomes negatively charged once again. जो +50 था अब वापस जैसे पोटेशियम आयन जा रहे हैं तो वो वापस नेगेटिवली चार्ज हो रहा है. +50 से 40, 30 जितने पोटेशियम आयन्स बाहर जाते जाएंगे वापस इस तरह से -70 इवन जो -90 तक चला जाता है. This return to the resting membrane, resting state usually takes place from 10 to 30 milliseconds. If a stimulus is capable to produce action potential in a neuron, it is called threshold stimulus. हमने जैसे नोट किया था कि अगर कोई एक ऐसा स्टिमुलस जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो -55 मिलीवोल्ट तक का होता है. अगर इससे भी कम जो होगा तो उसे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. इफ स्टिमुलस इज नॉट कैपेबल टू एक्साइट अ न्यूरॉन and fails to rise any response, it is called as a sub-threshold potential. सब की मीनिंग होती है लो और बिलो. 50 -55 से बिलो अगर कोई होगा तो डीपोलराइजेशन, जो ये पॉइंट डीपोलराइजेशन की है हमने पढ़ लिया है, सीख लिया है. अगेन रिपीटेड चीजें हैं जो इस बुक के अंदर है, वापस वही से. It refers to the graded potential state because the threshold stimulus of about -55 millivolt causes a change in the membrane potential. इसे हमने पहले ही नोट किया. जब -55 मिलीवोल्ट पहुंचेगा तो ही देन एक्शन पोटेंशियल आगे जनरेट होगा. अगर इससे लो या बिलो होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. तो ये -55 पहुंचने के बाद देन सोडियम चैनल जो आगे कंटिन्यू टू ओपन, सोडियम आयंस अंदर आते जाएंगे वोल्टेज में जैसे अप टू द +50 मिलीवोल्ट तक हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहेंगे depolarization. Threshold stimulus must be strong enough to change the resting membrane potential into action membrane potential. तो आपने जैसे पढ़ा है कि -70 is the millivolt is the resting membrane potential. ये क्या है? +50 क्या है? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल +50 है. तो इसके लिए एक स्टिमुलस थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगा तो देख जो है ये -70 से +50 मिलीवोल्ट तक ये पहुंच सकता है.
ठीक है, तो दिस रिजल्ट्स इन द अल्टरेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अब देखो मेम्ब्रेन के अंदर अल्टरेशन और चेंज हुई है। पहले जैसे अंदर नेगेटिव इन्वायरमेंट था, अब जो है पॉजिटिव हो गया। पहले अंदर जो है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और वोल्टेज जो है +50 तक पहुंच गया है। So this results in the alteration of electronegativity of the membrane because the stimulus causes the influx of the sodium ion। एक जनरल टर्म है इनफ्लक्स और दूसरा लफ्ज है ई फ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है कि जब सोडियम आयन न्यूरोलेमा को क्रॉस करके न्यूरॉन के अंदर आ जाए तो उसे कहेंगे इनफ्लक्स। ई फ्लक्स का मतलब होता है वो बाहर कोई भी आयन्स मूव करे तो उसे हम कहेंगे ई फ्लक्स कहेंगे। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन की वजह से डीपोलराइजेशन हुई है, डीपोलराइजेशन। और पहले से आपको पता है कि 10 टाइम्स मोर इन द रेस्टिंग स्टेज, जो बाहर थे अब वो सब अंदर आ गए। फॉर दिस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, एक्शन पोटेंशियल स्टेट इज बेस्ड ऑन ऑल और नन मेथड। मसल कॉन्ट्रेक्शन और न्यूरॉन के हवाले से जो है एक टर्म इस्तेमाल होगा, ऑल और नन रेस्पॉन्स। जैसे अगर कोई, जैसे मेम्ब्रेन अगर रेस्ट में है, कोई मेम्ब्रेन अगर रेस्ट में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसको कोई स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा तो -70 से +50 मिली वोल्ट तक जाएगा। अगर कोई भी जैसे स्टिमुलस मिला तो -70 से +50 मिली वोल्ट तक जाएगा। अगर स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी। अगर स्टिमुलस और भी स्ट्रांग है, हम जैसे कहते हैं स्टिमुलस को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलस की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलस की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलस की इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करें तो क्या ये +50 से क्रॉस करेगा? नहीं क्रॉस करेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑल आर नो रिस्पॉन्स। अगर स्टिमुलस मिला तो जो है ये +50 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा, अगर स्टिमुलस नहीं है तो ये -70 तक बढ़ा है। इवन भले आप जो स्टिमुलस को इंक्रीज भी कर लें तभी इसके अंदर जो फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, तो इससे हम कहते हैं ऑल आर नो रिस्पॉन्स। आइदर न्यूरॉन जो है +50 मिली वोल्ट तक जाएगा -70 से +50 तक, या नहीं जाएगा। जैसे इसको एक लेमेंस तरीके से हम सीखते हैं कि अगर हम जैसे कहें कि आप जो आपको एक जैसे कमांड या ऑर्डर या स्टिमुलस दें कि भाई आप जो है एक बड़ा आवाज पैदा करें, पहले आप खामोश थे, बड़ा आवाज पैदा करें, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम ये है, और फिर से कहेंगे नहीं और भी इससे आप बड़ा आवाज करें, पर ये आवाज उससे बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आइदर जो आप रेस्ट में थे या मैक्सिमम जो आपने आवाज किया वो उसी एक ही पे ही करेंगे। ऐसे नहीं कि दोबारा जैसे स्टिमुलस इंक्रीज करें तो उसका वैल्यू चेंज हो जाए, नहीं चेंज होगा। ऑल और नन मेथड होगा, या न्यूरॉन रेस्पॉन्स देगा या बिल्कुल नहीं देगा। रेस्पॉन्स देगा तो उसकी डीपोलराइजेशन होगी तो वो +40 तक होगी, वो उसकी जो डीपोलराइजेशन का जो वैल्यू होगा वो +40 तक होगा। ऐसे नहीं कि इंटेंसिटी स्टिमुलस की बढ़ाएं तो आगे इसके अंदर चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, भले इंक्रीज करने से कोई चेंज। ऑल आर नो मेथड होगा इन टू पॉसिबिलिटी। इफ द स्टिमुलस इज नॉट मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू देन देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल स्टेट। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर -55 से कम है तो कोई भी जैसे आगे जो है इतनी चेंज नहीं आएगी, -70 से +50 तक नहीं आएगी। इसको क्रॉस किया है तो मैक्सिमम ये होगी, उसके बाद भले जितना भी इंक्रीज करें देयर विल बी नो चेंज। इफ द स्टिमुलस इज नॉट मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू then there will be no action potential across the length of neurolemma. If the stimulus is more than threshold value, then it will generate a nerve impulse that will travel across the entire length of the neurolemma और उसका वैल्यू होगा जिससे +50 मिलीवोल्ट तक होगा। इसे हम कहेंगे ऑल आर नो रेस्पॉन्स, या न्यूरॉन रेस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। देगा तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वोल्टेज होगा वो +50 का होगा। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, अगेन रिपीटेशन हो रही है वही सेम बात जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि जैसे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जैसे एक जैसे चैनल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लीकेज चैनल होते हैं, जो सोडियम चैनल भी होता है पोटेशियम चैनल भी होता है, सोडियम चैनल भी होता है पोटेशियम चैनल होता है, लीकेज चैनल है। एक चैनल होते हैं जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल है, वो भी सोडियम चैनल होंगे और पोटेशियम चैनल होंगे। और एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप होता है।
तो ये डीपोलराइजेशन जो हुई है उसके अंदर क्या क्या हुआ है, तो इस हवाले से हम चीजें देखेंगे कि लाइक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल रोल जो है इसके अंदर है। जब भी स्टिमुलस मिला था तो उसके रिजल्ट में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है ओपन हुए थे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए थे, इस वजह से सोडियम आयंस दे रश इनसाइड द न्यूरोलेमा हुए थे। तो ओपन चैनल कैरी द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन giving rise to depolarization. As the channel becomes closed or inactivated, the depolarization ends. Depolarization ends. Depolarization end कब हुई? जब प्लस 50 मिली वोल्ट तक ये पहुंचा तो जितने भी सोडियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन थे वो इनएक्टिव या क्लोज हो गए। उसके बाद ही जैसे पोटेशियम चैनल ओपन हुए हैं, तब तक ये जब जैसे प्लस 50 मिली वोल्ट जब तक नहीं पहुंचा तब तक ये सारे ओपन थे। एज द चैनल बिकम्स क्लोज और इनएक्टिवेटेड द डीपोलराइजेशन ends. After a cell has established a resting potential, the cell has the capacity to undergone depolarization. During depolarization, membrane potential rapidly shifts from negative to positive. Negative -70, positive +50 तक गया था। The membrane potential rapidly shifts from negative to positive. For this rapid change to take place within the interior of the cell, several events must occur along the length of the neuron. कौन से event? While the sodium potassium pump continues to work, the voltage gated channel that had been closed while the cell was at resting potential had opened in response to initial change in the voltage. वही बात जैसे आपने पहले डिस्कस किया था, जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल है वो भले बंद हो जाए, इधर जो सोडियम बंद हुआ और इधर जैसे पोटेशियम बंद हुआ, उसके बाद कौन सा चैनल जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट करता है और देन जो इनिशियल जो -70 मिली वोल्ट वाली जो कंडीशन थी आयोनिक कंडीशन वो रिस्टोर होती है, वो रिस्टोर होती है। एज द सोडियम आयंस रश बैक इनटू द सेल, they add positive charge to the cell interior। तो आपने देखा स्टिमुलस मिला था, सोडियम इनफ्लक्स हुआ तो इन्होंने जो है अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव यानी +50 तक लेके आए। once the interior of the cell becomes more positively charged कितना +50 हुआ, तो इस अमल को क्या कहेंगे? इस अमल को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन कहेंगे। द डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल इज कंप्लीट एंड द चैनल क्लोज अगेन। और चैनल जो है ये क्लोज हुआ, उसके बाद जो है पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे और इवन लेट से क्लोज होंगे तो -90 मिली वोल्ट तक हो सकता है, फिर वापस -70 तक रिफ्रैक्टरी पीरियड। कल की हेडिंग होगी हमारी रीपोलराइजेशन और रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसको हम कल मजीद देखेंगे। सी